आज हम करेंगे एरिक्सन की थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट की एरिक्सन की थ्योरी ऑफ एरिक्सन बाय साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये वाला करेंगे। या ये भी आ सकता है, एरिक्सन ने ह्यूमन डेवलपमेंट साइकिल किस प्रकार डिफाइन किया है, डिस्क्राइब कीजिए उसको। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। तो सबसे पहले बात आती है एरिक्सन की मानव विकास चरण की व्याख्या कीजिए। जो साइको सोशल थ्योरी है, साइको सोशल डेवलपमेंट सिद्धांत किसने दिया? अभी एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन ने एक मनुष्य के पूरे जीवन को 8 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और प्रत्येक जो स्टेप है उसमें एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट का उसने क्या है, स्टैंडर्ड दिया है, जिसे पूरा करने में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान करना आवश्यक है। एरिक्सन के अकॉर्डिंग समस्या कोई संकट नहीं होती, बल्कि हमारे सामर्थ्य को बढ़ाने वाला बिंदु होता है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। ठीक है, तो अब इसने बताया है मनोसामाजिक विकास। जो आपका साइको सोशल डेवलपमेंट है, ये थ्योरी किसने दी है? भाई एरिक्सन ने दी है। और एरिक्सन ने क्या है, ये जो स्टडी की है उसने एक मानव के पूरे जीवन को क्या है, उसने 8 स्टेप्स में बांट दिया है। और इस स्टेप में क्या है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को वह फेस कर रहा है। और उसका मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है, संकट नहीं होती। हर एक प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। ठीक है, और हमें क्या है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब हम ढूंढते हैं तो ये प्रॉब्लम हमारी और डेवलपमेंट करती है। और डेवलपमेंट करने का मतलब, मान लीजिए मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देती हूँ करने के लिए, कोई प्रॉब्लम दे दे, इसको सोल्व करना है, तो आप उसका अपने माइंड का यूज करोगे कहीं ना कहीं, और जाकर क्या है उसका सर्च करोगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, इसने हमारे जीवन को 8 भागों में बांट दिया है, 8 स्टेप्स में, जिसमें हम अलग अलग अनुभव करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले इन्होंने बताई है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ट्रस्ट। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास की सिचुएशन बताई है। दूसरा बताया है इन्होंने स्वायत्तता बनाम शर्म। तीसरा बताया है पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीन भावना, पहचान भ्रांति, आत्मीयता अलगाव, उत्पादकता शिथिलता, संपूर्ण बनाम निराशा। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड। देखिए भाई, एरिक्सन ने जो थ्योरी दी है आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट, दिस थ्योरी प्रोवाइड अस ए वे टू व्यू द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन थ्रू एंटायर लाइफ स्पैन। यानी कि ये सिद्धांत हमें हमारे पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति की डेवलपमेंट कैसे होती है ये देखने का क्या है, एक तरीका हमें प्रदान करता है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, अ पर्सन पासिस थ्रू 8 डेवलपमेंट स्टेज दैट बिल्ड ऑन ईच अदर। यानी कि एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति का विकास 8 स्टेप से होकर गुजरता है। ठीक है, उसके बाद बताया इन्होंने एट ईच स्टेज वी फेस ए क्राइसिस। और एवरी स्टेज में हम कोई ना कोई क्राइसिस, कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आती है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग क्राइसिस वी डेवलप साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और कैरेक्टर थ्रेट्स दैट हेल्प अस टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड हेल्दी। ठीक है, तो हम इन क्राइसिस को दूर करके अपनी साइको सोशल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, और इन थ्रेट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, स्वस्थ बनने में मदद करते हैं। एरिक्सन emphasized the importance of social factor for personality development। एरिक्सन ने बोला है कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे सोशल फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बात सही है कि हमारी पर्सनैलिटी में सोशल फैक्टर का होना जरूरी है। Erickson identified 3 factors of personality: the body, the ego, and the influence of society। एरिक्सन का ये मानना है कि जो हमारे पर्सनैलिटी के जो 3 फैक्टर हैं, जैसे हमारी बॉडी, हमारा ईगो, ये और हमारा समाज, ये हमारे संस्कृति के प्रभाव को पहचानना, यानी कि ये 3 चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। उन्होंने पहचान संकट की अवधारणा को विकसित किया। उन्होंने क्राइसिस को भी, यानी कि प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आती है, उसको भी डिफाइन किया। अब उसने, मान लीजिए आप हो, आपके जीवन को उसने 8 स्टेजेस में बांट दिया। तो सबसे पहली बात आती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। अब इन्होंने बता भी दिया कि कौन सी स्टेज कितने साल तक के अंदर होती है।
अब इसने पहली जो बताई है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये होती है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक का बच्चा, ठीक है, इसको ड्यूरिंग इन्फेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें बच्चे का मेन काम क्या है, इसमें होता है विश्वास वर्सेस अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक्शन का पहला स्टेप ये है कि जीवन के पहले वर्ष में हम क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमें क्या है, शारीरिक आराम, कम से कम डर, भविष्य के प्रति कम से कम चिंता। यानी कि देखो, जब बच्चा 0 से लेकर 1 ईयर तक का होता है तो उसके मन में क्या है, ना तो कोई डर है, ना उसके मन में कोई भी चिंता है कि भाई मुझे फ्यूचर में ये करना, भाई उसको पता ही नहीं, अभी तो बिल्कुल छोटा बच्चा है, ठीक है। बचपन में विश्वास के अनुभव में संसार के बारे में अच्छे और सकारात्मक विचार, जैसे संसार एक अच्छी जगह है यदि उम्र भर। अब देखो विश्वास क्या होता है उसे, इसमें मेन एक्टिविटी क्या करता है बच्चा, फीडिंग की मेन एक्टिविटी करता है, ठीक है। उसे विश्वास होता है कि उसकी मम्मी उसको दूध पिलाएगी, ठीक है। और इसके अंदर जो एक एट्रीब्यूट्स आता है, जो गुण होता है, वो होता है होप का, आशा का, ठीक है। जो विश्वास ट्रस्ट मिसट्रस्ट वाला है वो 0 से लेकर यानी कि बर्थ से लेकर 1 साल के अंदर का बच्चा इसके अंदर शामिल होता है, वह एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पर मेन काम वह सिर्फ आहार का यानी कि फीडिंग का करता है, ठीक है, दूध पीने का काम वह करता है, ठीक है। तो उसे यहाँ पर उसके मन में ये विश्वास और अविश्वास, यानी कि विश्वास कब बनता है, जब उसको आशा मिलती कि मुझे क्या है, यहाँ पर दूध मिलेगा। और यहीं से उस बच्चे की जो विश्वास और अविश्वास का पॉइंट शुरू हो जाता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का पॉइंट शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को तो टाइम पे सारी चीजें मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही, तो मिसट्रस्ट भी यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज इन्होंने बताई, आत्मनिर्भरता, स्वायत्तता को आप आत्मनिर्भरता भी बोल सकते हो, और बनाम शर्म यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। ऑटोनॉमी ये है आपकी 1 साल से 3 साल का बच्चा होता है, बच्चे के पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक ये स्वीकार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है, कि बच्चे का क्या है, इसमें आत्मनिर्भरता बनती है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वह बच्चे का खुद का है, ठीक है। वह अपने आप में क्या है, ऑटोनोमस है, स्वतंत्र है, उसे अपनी इच्छा का अनुभव होता है। अगर बालक पर अगर हम अधिक बंधन लगाते हैं या कठोर दंड देते हैं तो उसके अंदर संदेह, डाउट की भावना विकसित हो जाती है, लज्जा की भावना और डाउट की भावना इसमें हो जाती है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, ये पूर्व बाल्यकाल के दौरान इसके अंदर हम बच्चे को क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, और इसमें क्या है, इच्छा नाम का जो गुण होता है, विल पावर, वो यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। देखो भाई, पहले वाले में बच्चा सिर्फ खाता पीता है 0 से 1 साल का, उसको विश्वास हो गया कि जब भी भूखा होगा उसकी मम्मी उसको दूध पिलाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या था, आत्मनिर्भरता और डाउट, ठीक है, ऑटोनॉमी और डाउट। पहले वाला जब बच्चे को विश्वास हो जाता है कि उसके घर वाले उसको अच्छे से खाना खिला रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो बच्चे को भी ये लगने लग जाता है, वह आत्मनिर्भर सा होने लग जाता है। 1 से 3 साल का बच्चा, ठीक है। आत्मनिर्भर होने का मतलब, मान लीजिए पहले हम उसको कुछ हाथ में भी खाने को दे दे तो बच्चा खुद खा सकता है, तो वह आत्मनिर्भर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम उसको अब उसको एक दूसरी बात इसमें आती है, शर्म वाली, शेम वाली बात या डाउट वाली बात। जब उसको हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तो यहाँ पर बच्चा थोड़ा थोड़ा क्या है, शाय फील भी करने लग जाता है, ठीक है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग इसके अंदर आती है। और बच्चे को अगर मान लीजिए अगर हम उसको यहाँ पर मार पिटाई भी करते हैं तो भी बच्चे के अंदर शाय और जो डाउट की जो भावना है वो विकसित हो जाती है, ठीक है। आत्मनिर्भरता की बात क्या आई कि यहाँ पर बच्चा खुद खाना पीना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने प्रति उसको विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं खुद खा सकता हूँ। उसके बाद बात आती है, तो ये आ गया आपका 1 से 3 साल इसमें आ गए। उसके बाद बात आती है आपकी इनिटेटिव वर्सेस गिल्टी, पहल बनाम अपराध बोध। एरिक्सन की जो डेवलपमेंट की है वो 3rd स्टेज है। इसमें क्या बताया गया है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की तुलना में और अधिक चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं बच्चे को, क्या है, इनिटेटिव। ये जो स्टेज होती है उसकी 3 से 5 साल की जो स्टेज ये होती है, ठीक है, 3 से 5 ईयर होती है। इसमें प्री स्कूल एज भी इसको बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या है, एक्सप्लोर करने लग जाता है, ठीक है। बच्चा क्या है, चीजों को खोजना शुरू कर देता है। इसमें
इस उम्र के बच्चों में उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौनों और पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। अगर बालक गैर जिम्मेदार है तो बार बार अगर किया जाए तो उसके अंदर असहज अपराध बोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। एरिक्सन के स्टेप में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण ये मानना है कि अधिकांश अपराध बोध की भावनाओं के प्रति तुरंत पूर्ति की उपलब्धि की भावना दोबारा की जाए। इसने बोला है पहल बनाम अपराध बोध 3 से 5 साल की इसमें क्या हो जाती है, एज आती है। इसमें बच्चे का क्या होता है, स्कूल जाना बच्चा शुरू कर देता है। पहल, पहल का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिव। बच्चा क्या हो जाता है, एक्सप्लोर करने वाला हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लोर करने का मतलब, पहल करने का मतलब वह चीजों को खोजना, आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछना आपसे स्टार्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। ठीक है, यानी कि पहल करना। और जब बच्चा क्या है, हम उसको कोई जिम्मेदारी देते हैं और वो उस काम को पूरा नहीं करता है और हम उसको क्या है, डांट देते हैं और कुछ कर देते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, गिल्टी की भावना भी यहाँ पर जन्म लेना शुरू कर देती हैं, अपराध बोध। ठीक है, यहां तक तीनों स्टेप क्लियर हैं या फिर से बताऊं? हाँ सिद्धि बोलो। मैम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में जो मैम ईयर दे रखा है बच्चे का, मैम वो 2 to 3 ईयर दे रखा है बुक में, और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में 4 to 6 ईयर दे रखा है बुक के अंदर। बेटा मेरी बुक में तो यही दे रखा है 1 से 3। ये हो सकता भाई अलग अलग बुक में अलग अलग। अब मेरे पास ना 2 बुक हैं, एक में तो दे रखा है 1 से 3 ईयर्स, यानी कि फर्स्ट वाली स्टेज दे रखी है 0 से 1 ईयर, फिर 1 से 3। और जो दूसरी बुक मैं लेके बैठी हुई हूँ उसमें फर्स्ट स्टेज दे रखी है 1 से लेकर 1.5 साल तक, फिर दूसरी दे रखी है 1.5 से 3 साल तक। बताओ किसकी मानूं? और आपकी बुक में अब बता दिया और अलग दे रखा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यस नहीं है, मैम। जोन सी आपको लिखनी है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास ही 2 बुक है, दोनों बुक में अलग अलग दे रखी है। ओके मैम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब 4th स्टेज पे आते हैं हम। 4th स्टेज में इन्होंने क्या माना है, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी। ठीक है, परिश्रम बनाम हीन भावना। ये क्या है आपका, 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को इसमें इन्होंने लिया है। ठीक है, 6 to 12 ईयर के बच्चों को इसमें लिया है। ये एरिक्सन का यानी कि 4th स्टेज है, जिसमें क्या है, जो आपका चाइल्डहुड है उसके अर्ली चाइल्डहुड इसमें शामिल होता है। इसमें बालक के द्वारा की गई पहल से वह नए एक्सपीरियंस के संपर्क में आता है, यानी कि इसे पहले वाली स्टेज में जो उसने इनिशिएटिव किया था, जो पहल की थी, यानी कि किसी भी चीज के बारे में को क्वेश्चन पूछना और कुछ करना। ठीक है, तो उसने जो वहां पर जो इनिशिएटिव किया था, अब वह उसे क्या कर रहा है, नए एक्सपीरियंस के संपर्क में आता है। जैसे जैसे चाइल्डहुड के मध्य और अंत तक पहुंचता है, तब तक वह अपने इंटेलेक्चुअल स्किल और जो नॉलेज है उसको हासिल कर लेता है। और जो चाइल्डहुड का जो लास्ट स्टेज होती है उसमें वह इमिटेशन यानी कि कल्पना करना भी सीख जाता है। तो इस समय बालक के सीखने की जो क्यूरियोसिटी होती है वो सबसे अच्छा समय होता है। और इस आयु में बालक के अंदर हीन भावना, अपने आप को अयोग्य और असमर्थ समझने की भावना भी डेवलप हो चुकी होती है। देखो भाई, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी, परिश्रम वर्सेस हीनता, इसमें बताया गया है कि 6 से 12 साल की एज के बच्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये हो सकता है वेरी करता है, अलग अलग बुक में अलग दे रखा हो, तो जो आपकी बुक में दे रखा है वैसे ही कर लेना। इसमें बच्चा क्या है, स्कूल एज उसकी हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या गुण डेवलप होता है, कॉम्पिटेंसी, क्षमता विकसित होती है। किसी भी काम को करने के लिए बच्चा क्या है, या तो परिश्रम करेगा, ठीक है, या तो नए नए एक्सपीरियंस लेगा। अब देखो 6 से 12 साल का बच्चा, उससे घर से के तो कोई काम नहीं करवा रहे हम, उससे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का काम करा रहे, स्कूल जा रहा है, तो 6 से 12 साल के बच्चे का हमें पता लग जाता है हमारा बच्चा पढ़ेगा या नालायक बनेगा। ठीक है,
तो ये हमें इस एज में पता लग जाता है कि वह बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्किल्स को सीखता है, नॉलेज हासिल करता है, तो इसका मतलब वह क्या कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, इंडस्ट्री का नाम इसने दिया है। और दूसरा, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ठीक है, दिमाग ही नहीं चल रहा उसका पढ़ने में, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, इनफेरिटी यानी कि हीन भावना भी जन्म लेना शुरू कर देती है। आप देखते भी होंगे इस एज में ही हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, नॉर्मल बनेगा या बिल्कुल डफर रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ऐसे कर दिया करो बेटा, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को समझ नहीं, तो मैं बोलती रहूंगी, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आना है ना। अब आगे आती है आपकी, अब 4 स्टेजेज हो चुकी हैं, 5वीं स्टेज आती है, इसमें से भी आपका सीटेट में क्वेश्चन बनता है एरिक्सन की थ्योरी में से। उसके बाद आता है आपका 5वीं स्टेज, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, ये क्या है, आपका 5वां डेवलपमेंट स्टेज है। इसमें बच्चे, इसमें 12 से 18 साल के बच्चे इसमें आ जाते हैं, यानी कि एडोलसेंस वाले बच्चे इसमें आ जाते हैं। बच्चे इसमें सोशल रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब में इसमें क्या है, जो एडोलसेंस वाले बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं, इस समय जो बच्चा है उसके सामने ये पर्सन खड़ा हो जाता है कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, किससे संबंधित है और उसका जीवन कहाँ जा रहा है। तो जितने भी एडल्ट बच्चे हैं उनको बहुत सारे रोल्स प्ले यहाँ पर करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे व्यावसायिक और रोमांटिक। उदाहरण के लिए, अभिभावकों को एडल्ट्स को उनकी विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि उसके पॉजिटिव रास्ते पता लगे का तो मौका न मिले तो वह पहचान भ्रांतियों की स्थिति हो जाती है। अब देखो भाई, इसमें क्या बताया गया है, आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन। ये वो सिचुएशन है, एक तो बच्चा क्या होता है, एडल्ट की एडोलसेंस की एज में यहाँ पे आ जाता है, और बच्चे के सामने यहाँ पर ये डिफिकल्टी आ जाती है, जो बच्चा सही रास्ते, एक की वह कौन है, ठीक है, किससे रिलेटेड है। आप देखो 18 साल तक के बच्चे, आप क्या +2 कर चुके होते हो, ठीक है, 18 में आपकी +2 हो गई। अब आपके सामने ये कंफ्यूजन आ जाता है, एक तो मैं कौन सा स्ट्रीम लूँ, आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी, अगर बच्चा सही पॉजिटिव पाथ चुनता है तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, नहीं तो क्या है, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, उसको रोल कंफ्यूजन कि वह कौन सा रोल प्ले करे। अब यहाँ पर बच्चे की ऐसी उम्र है, कुछ बच्चे क्या है बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं, कुछ बच्चे क्या है इसमें बताया गया है या तो ठीक ढंग से चल रहे हैं, या कुछ बच्चे क्या है दूसरे ही ट्रैक पे चले जाते हैं, आशिकी वगैरह के ट्रैक पे चले जाते हैं, फिर वो ना तो ढंग से पढ़ पाते, और उनके सामने क्या हो जाता है भाई, रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन ये हो जाता है भाई, अब वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो पेरेंट्स भी उसको टोकेंगे, उसको गुस्सा आएगा, ठीक है, तो वह फिर खुद सोचता है कि भाई मेरा क्या रोल है, क्या पहचान है इस घर में मेरी, ठीक है। तो रोल कंफ्यूजन की सिचुएशन बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाती है। रोल कंफ्यूजन दूसरे वे में आप ये ले सकते हो कि बच्चे समझ नहीं पाते कि मैं, मान लीजिए आपकी 3 स्ट्रीम होती है, मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊं, मैं क्या लूं, आगे क्या बनूं, क्या मुझे करना है, ठीक है, तो इस वे में भी आप इसको ले सकते हो। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज है आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसमें है इंटीमेशन, आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता का मतलब होता है घनिष्ठता, ठीक है, किसी के साथ गहरा रिलेशन है आपका। एरिक्सन, ये जो स्टेज है ये 6th स्टेज होती है। इसमें आप, अब आपका जो एडोलसेंस है वो तो खत्म हो गई, ठीक है, अब आप एडल्टहुड में आ गए हो, ठीक है। अब आपका क्या है, इंटीमेटेड रिलेशंस यहाँ पे आ गया है। 18 से 35 की जो ये एज होती है, और इस एज में बंदा या तो
बहुत इंटीमेसी स्टेज में आ जाता है या आइसोलेशन में, यानी कि इस एज में ऑलमोस्ट बच्चों की शादियां हो चुकी होती हैं, नए रिलेशन बन चुके होते हैं, उनके जीवन में बच्चे भी, मम्मी पापा भी वो बन चुके होते हैं। और कई बंदे ऐसे हो जाते हैं जिसमें आइसोलेशन, जिनकी क्या है शादियां हो गई, तलाक हो गई, ठीक है, अलगाव हो गया। या कुछ बंदे क्या है अपना ट्रैक पकड़ लेते हैं, भाई मेरी शादी होगी मुझे अब कमाना है, या कुछ क्या है बिल्कुल ही संसार से अलग हो जाते हैं, अलगाव कर लिया, जैसे कोई सन्यास की तरफ या अध्यात्म की तरफ चला गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, यानी कि इस स्टेज पर या तो बंदा ये सुधर जाता कि भाई मेरी फैमिली है, मुझे कमाना, मुझे आगे बढ़ना है, ये आती है आपकी इंटीमेसी, घनिष्ठता का संबंध, एक रिलेशन बन जाता। दूसरा, भाई मुझे तो अपनी शांति चाहिए, इनर पीस चाहिए, मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है, ठीक है, तो वो सेपरेट हो जाता है, किसे आइसोलेट हो जाता है अपनी सोसाइटी से। अब आगे आता है प्रोडक्टिविटी बनाम स्थिरता, ठीक है, जनरेशन वर्सेस स्टैग्नेशन, सर्जनात्मकता वर्सेस स्थिरता यानी कि ठहराव। ये 35 साल से 65 साल की एज इसके अंदर आती है, ठीक है, 35 से 65। अब ये क्या है आपकी जो एडल्टहुड है वो भी क्या है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप वर्क एंड पेरेंटहुड का और केयर वाली भावना इसमें आती है, ये 7वां स्टेप है आपका। इसमें क्या है व्यस्क अवस्था में अनुभव होता है। इस स्टेप का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को डेवलप करने में सहायता करना है, ठीक है। यहाँ पर एरेक्शन का प्रोडक्टिविटी से यही अर्थ है कि नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना से शिथिलता की भावना उत्पन्न होती है। प्रोडक्टिविटी, अब देखो भाई 35 से ऊपर हो गए, तो 35 से ऊपर बंदा ये सोचता भाई मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा मेरे बच्चों के लिए, नहीं तो वो बोलेंगे मेरे मम्मी पापा ने क्या किया मेरे लिए, ठीक है। तो इसमें वो नई पीढ़ी की डेवलपमेंट के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, भाई मेरे बच्चे को आगे ये स्टडी करेगा तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिएंगे, तो उसके लिए क्या है वह इंश्योरेंस प्लान खरीदना शुरू कर देता है। यानी कि अपने बारे में नहीं सोच रहा बंदा, अब सोच रहा है बंदा अपने बच्चों के बारे में, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में कि इनको कैसे ग्रोथ दिलाई जाए, इनके डेवलपमेंट कैसे हो। अगर ये तो होगी जनरेटिविटी, ठीक है, सर्जनात्मकता या फिर उत्पादकता। दूसरा बताया इसने स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब है स्थिरता लेके आना या ठहराव। अगर मान लीजिए कोई बंदा प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहा, अपनी नई पीढ़ी की डेवलपमेंट में कोई हेल्प नहीं कर पाया, तो उसके अंदर क्या है स्टैग्नेशन की भावना आ जाती है, ठीक है, यानी कि कुछ नहीं कर पाने की भावना कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये क्या है उसकी जिंदगी में एक स्टैग्नेशन की भावना यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आती है लास्ट स्टेज है आपकी ईगोसेंट्रिक एंड डेस्पेयर, संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है, ईगोसेंट्रिक नहीं सॉरी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, ठीक है। ये आती है आपकी लास्ट 8वीं स्टेज है। इसमें व्यक्ति ओल्ड एज हो जाता है, ओल्ड एज में एक्सपीरियंस होता है उसे, 65 के बाद की पूरी अवस्था इसी में आती है। अब वह क्या देखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, अपने जीवन में उसने क्या क्या किया ये चीजें वे सोचता है। अगर उसने अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे दी, उनके बच्चे सक्सेस हो गए, तो व्यक्ति फील करता है कि उसने क्या है सब चीजों को पा लिया, संपूर्णता को पा लिया उसने। और जब मान लीजिए कोई पेरेंट्स ऐसा है वो सोचता है जिसके बच्चे आपस में क्या है जो ना तो कुछ बन पाए ना कुछ कर रहे हैं, निठल्ले घूम रहे हैं, तो उस बंदे को क्या महसूस होता है कि वो निराश हो जाता है कि मैं अपने परिवार को आगे डेवलप नहीं कर पाया। यानी कि पूरी लाइफ का वो देखता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी के दौरान मैंने क्या किया, जिसने क्या है सब कुछ कर दिया, जिसके बच्चे सही है सेटल्ड हैं उसको लगेगा मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिसके बच्चे सेटल्ड नहीं हैं उसको निराशा होएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसने हमारी पूरी लाइफ को 8 स्टेजेस में बांट दिया है, ठीक है। और कभी कभी हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं और हमें अपने जीवन में आने वाली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बताइए। ठीक है बेटा,
अब देखते हैं जो एरिक्सन की थ्योरी है उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं उसकी। ठीक है, मेरिट और डीमेरिट देखेंगे। अभी मेरिट में बताया गया है कि इस सिद्धांत में एडोलसेंस को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसमें क्या है, एक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। इस सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी घटनाओं को शामिल किया है। इसमें इन्होंने डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या करते हुए समाज और व्यक्ति के रोल्स को समान रूप से बल डाला है। यानी कि सबसे पहली बात तो इसने हमारे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे उसको एक पूरा एक घटना चक्कर बना दिया है। ठीक है, ये बात इन्हें सही बोली कि जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या सिचुएशन होती है वो इन्होंने सारी बता दी है। लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने बिल्कुल सही भी बताई है। ठीक है, अगर हम खुद से देखें तो एक व्यक्ति नॉर्मली यही देखता है जो इन 8 स्टेजेस में उसने देखा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, इसमें एडोलसेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। एडोलसेंस को इंपॉर्टेंस क्यों दी है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वहां से बनती है और रोल कंफ्यूजन भी वहीं से स्टार्ट होता है। आप सुधरोगे या बिगड़ोगे, दोनों की दोनों आपकी एडोलसेंस वाली एज में जाके पता लगती है। ठीक है, कोई बच्चा सही रास्ते चलता है, अच्छी पढ़ाई करता है और अदर गलत एक्टिविटी में उसका, तो वो एक अच्छी आइडेंटिटी प्राप्त कर लेता है। अगर वह क्या है बुरी आदतों में लग जाता है तो क्या है, फिर वह रोल कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अब इसने क्या बोला है, ये एक आशावादी दृष्टिकोण है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कैसे बताया है, इसने बताया कि भाई कितनी भी समस्याएं हमारे सामने आए, हमें उनको क्या करते चलना है, उनको सोल्व करते, समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। और इसमें इन्होंने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, व्यक्ति पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पर कैसे होती है उस चीज को इन्होंने बताया है। तो ये थी इसकी मेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या बताया इसने, कुछ लोगों का मानना है कि एरिक्सन ने फ्रायड के जो व्यक्तित्व है उसके सिद्धांतों को सरलीकरण ही किया है। यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि एरिक्सन ने फ्रायड ने जो दी है उसी को क्या है बिल्कुल इजी कर दिया, तो इसलिए क्रिटिसाइज किया। कुछ लोगों ने माना है कि एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिए हैं वो क्या है, तथ्यों और उपकल्पनाओं की व्याख्या नहीं करते। कुछ का मानना है कि ये सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट नहीं करते। एरिक्सन की आवश्यकता से अधिक आशावादी दृष्टिकोण दिखा दिया है, बल्कि हमारे जीवन में तो इतना पॉजिटिव नजरिया नहीं होता। तो ये इसके क्या बता दिए हैं, डीमेरिट्स बता दी है। अब आप मानो भाई कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके भाई कुछ तो उसके सपोर्टर होते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट होते हैं, तो हर एक उसमें यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया है एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने क्या बताया है, इसमें एजुकेशन में क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एजुकेशन में इम्पोर्टेंट ये है इसलिए क्योंकि इसने हमारे बर्थ से लेकर जो हमारी डेथ होती है उस तक की सारी सिचुएशंस को क्या है अलग अलग ईयर वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है और अलग अलग 8 लेवल्स की इन्होंने यहाँ पे स्टडी की है। ठीक है, जिसमें वह बच्चे के एटीट्यूड के बारे में, उसकी क्या क्या फीलिंग है, उसके क्या क्या जुड़ाव है, ठीक है, ये सारी चीज़ों का इसमें इन्होंने निर्धारण किया है। ठीक है, उनकी फिजिकल, उनकी मेंटली, उसकी कॉग्निटिव, उसकी लैंग्वेज, उसकी इमोशन डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सारे सतर को लेकर उसने एट लास्ट तक सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की है। उन्होंने क्या है भविष्य में अच्छा व्यवसाय चुनने, कैरियर के लिए तैयार करने और एरिक्सन की जो साइको सोशल जो थ्योरी है वह छात्र की ओवरऑल डेवलपमेंट पर क्या कर रही है, बल देती है। तो ये सारी चीजें इन्होंने एरिक्सन की थ्योरी में बताया है। ठीक है, समझ में आया है कुछ? ओके बेटा, तो आज हमारी जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। आपके सिलेबस की 1st, 2nd और 3rd यूनिट अब कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल से शुरू करेंगे हम यूनिट 4th। चाइल्डहुड वाली, ये भी छोटी सी है चाइल्डहुड वाली। और कल के लिए जो काम है बेटा आपको चाइल्डहुड वाले में जो करवाऊंगी
उसमें ना एक तो ये वाला क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनकी पहचान कैसे करते हैं, यानी कि पीछे जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। अरे पर मैंने तुम्हारे में नहीं पढ़ाया मंदबुद्धि बालक, मैंने ये पढ़ाया है बीएड में। चलो, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है ये यूनिट्स में तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट, चाइल्डहुड वाली यूनिट 8 मार्क्स की रहेगी आपकी यूनिट, जिसमें आप पढ़ोगे चाइल्डहुड के बारे में। चाइल्डहुड यानी कि आपका बचपन जो होता है, ठीक है, उसके मॉडर्न कंस्ट्रक्ट में चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पुअर्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड अडल्ट कल्चर, कि अलग अलग कल्चर में एक बच्चे का बचपन कैसा होता है, ठीक है, पॉवर्टी के दौरान, ठीक है, निर्धनता में कैसा है बच्चे का। दूसरा फिर आप देखोगे ग्लोबली कैसा है बच्चे का, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और एक इसमें एडल्ट कल्चर, अलग अलग जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। फिर इसमें आप पढ़ोगे डाइवर्सिटी नोटेशन ऑफ द चाइल्ड, हाउ मल्टीपल चाइल्ड्स आर कंस्ट्रक्ट विद ए पर्टिकुलर रेफरेंस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ोगे। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नताएं, अलग अलग, कि बाल्यावस्था में बच्चों में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या असमानताएं होती हैं, ये वाली चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस हमें बताते हैं कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या फिर कोई बच्चा क्रिएटिव है या कोई बच्चा फिजिकल हैंडीकैप्ड है या कोई बच्चा क्या है मेंटली रिटार्ड है, ठीक है, इन सभी के बारे में आप पढ़ोगे। कुछ बच्चों के क्या होते हैं जो इमोशन इनबैलेंस होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चों के इमोशनली क्या होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे, इनको हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। अगर आज की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत है, जो हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट हुई है, ठीक है, तो 3rd यूनिट के अंदर आप मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो 4th यूनिट है वो मैं कल स्टार्ट कराऊंगी।